प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में स्वतंत्र सहमति चैप्टर जिसके अंतर्गत उत्पीड़न, उसके बाद में अनुचित प्रभाव का अध्ययन हमने विस्तारपूर्वक किया था। आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कपट, फ्रॉड का अर्थ और उसके बाद में फ्रॉड के एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं। इसके बाद में मौन द्वारा कपट, साइलेंट एज ए फ्रॉड, फिर कपट के प्रभाव इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कपट, फ्रॉड किसे कहते हैं। कपट से तात्पर्य किसी पक्षकार या उसके एजेंट, पक्षकार स्वयं या उसका एजेंट द्वारा जानबूझकर अनुबंध के महत्वपूर्ण तत्वों के जो इम्पोर्टेंट्स फैक्ट्स है के मिथ्यावंडन करने। अब मिथ्यावंडन किसे कहते हैं उसका हम आगे वाले वीडियो में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। करने अथवा उन्हें छिपाने से है ताकि दूसरे पक्षकार को धोखा में डालकर उसे अनुबंध करने के लिए प्रेरित किया जा सके। ठीक है, इस प्रकार दूसरा इसका हम सामान्य अर्थ ये देख सकते हैं, अनुबंध करते समय तथ्यों का यानी फैक्ट्स का मिथ्यावंडन ज्ञान या तो ज्ञान या अज्ञानवश दोनों ही प्रकार से किया जा से हो सकता है। ठीक है, अनुबंध करते समय तथ्यों का मिथ्यावंडन ज्ञान या अज्ञानवश दोनों ही प्रकार से हो सकता है। जब पक्षकार ज्ञानवश अर्थात जानबूझकर तथ्यों का मिथ्यावंडन करते हैं तो उसे हम कपट, फ्रॉड कहते हैं। अभी दूसरा इसका अर्थ ये हो सकता है, किंतु जब पक्षकारों के अज्ञानवश किसी तथ्यों के संबंध में मिथ्यावंडन हो जाता है तो उसे हम मिथ्यावंडन कहते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे कपट और मिथ्यावंडन इन दोनों में अंतर है, जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इनका अध्ययन जो अंतर है, डिफरेंस है, के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब यहाँ पे इंग्लिश में भी हम देख सकते हैं, फ्रॉड इज़ द इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स ऑफ एन एग्रीमेंट्स बाय ए पार्टी टू और बाय हिज एजेंट with a intention to deceive and induce the other party to enter into an agreement। ठीक है, तो इसका सारांश ये है कि कपट से तात्पर्य किसी पक्षकार या उसके एजेंट द्वारा जानबूझकर अनुबंध के महत्वपूर्ण तत्वों के मिथ्यावंडन करते समय उन्हें मिथ्यावंडन करते हैं करने अथवा उन्हें छिपाने से है ताकि दूसरे पक्षकार को धोखे में डालकर उसे अनुबंध करने के लिए प्रेरित किया जा सके। तो यहाँ पे ये इसका एग्ज़ाम्पल भी हम समझ सकते हैं। इसमें क्या है कि जैसे एक व्यापारी है जो घी, जो पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि एक व्यापारी है जो क्या करता है, घी बेचता है और वे ये बात कह के बेचता है कि घी शुद्ध देसी घी है, जबकि वे जानता है कि इसमें हमने मिलावट की है। तो यहाँ पे व्यापारी द्वारा किया जा रहा है, ये झूठ बोलकर, जानबूझकर झूठ बोलकर कपट कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल। अब देखते हैं कपट के महत्वपूर्ण लक्षण या तत्व या घटक, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड। सबसे पहले कपट का उद्देश्य धोखा देना होता है। इसमें पहले सबसे पहला है कपट किसी पक्षकार अथवा उसके एजेंट द्वारा किए जाना। कपट किसी पक्षकार अथवा उसके एजेंट द्वारा किए जाना। ठीक है, तो पार्टी इज कमिटिंग फ्रॉड, इसका मतलब ये है, इसका प्रथम लक्षण ये है कि कपट अनुबंध के किसी पक्षकार अथवा उसके एजेंट द्वारा किया जाना चाहिए। कपट किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता। यदि कपट किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाए तो उसे हम कपट नहीं कह सकते। ठीक है, ए स्ट्रेंजर टू कॉन्टैक्ट डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। ठीक है, दूसरे पक्षकार द्वारा
अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है तो उसे हम कपट नहीं कह सकते। तो यहाँ पे कपट किसी पक्षकार, स्वयं पक्षकार अथवा उसके एजेंट द्वारा किया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है इसका जो लक्षण है, कपट महत्वपूर्ण हो, कपट कार्य कपटपूर्ण हो। मतलब इसका कपट तभी होता है जब अनुबंध का कोई भी पक्षकार या एजेंट कोई ऐसा कार्य करता है जिसे कपटपूर्ण माना जाता है। अब ये कपटपूर्ण कार्य कब माना जाएगा? ठीक है, कपट कैसा होना चाहिए, कपट कब माना जाएगा? तो यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे इंग्लिश में भी इसको तो द फ्रंट लैंड फूड, इंग्लिश में ये कार्य क्या होना चाहिए, कपटपूर्ण होना चाहिए। इसमें इंग्लिश में इसको कह सकते हैं फ्रॉडलेंट एक्ट। यानी अब कौन कौन सी परिस्थिति आ सकती है जब ये ऐसा होगा कि कपट माना जाएगा कार्य? तो सबसे पहले फॉल्स सजेशन और स्टेटमेंट, यानी कथन, असत्य कथन या सुझाव। यदि अनुबंध का कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार को धोखा देने के लिए उद्देश्य से अनुबंध के किसी महत्वपूर्ण तत्व के संबंध में कोई ऐसा कथन कहता है या सुझाव देता है जो सत्य नहीं और उसकी सत्यता पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता, तो उसे हम कपटपूर्ण कार्य मानेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखना है, जब अनुबंध करते समय असत्य या झूठ हो जाता है तो उसके असत्य होने के तथ्य को छिपाया जाता है, तो वे भी कपटी हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कपटपूर्ण कार्य हो उसमें सबसे पहला जो है कौन सा कार्य आएगा, वो है असत्य कथन या सुझाव, फॉल्स सजेशन और स्टेटमेंट। दूसरा, तथ्यों को सक्रिय रूप से छिपाना। अगर ऐसा होगा तो भी कपटपूर्ण कार्य माना जाएगा। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट, यदि अनुबंध का कोई भी पक्षकार अथवा उसका एजेंट अनुबंध के संबंध में किन्हीं ऐसे महत्वपूर्ण तत्वों को जो उनकी उसे जानकारी है तो उन पर विश्वास करता है, तो दूसरे पक्षकार को धोखा देने के उद्देश्य से सक्रिय रूप से जानबूझकर छिपाता है, तो उसे भी हम कपट ही मानेंगे। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखना है कि यदि वस्तु किसी दोष को सामान्य निरीक्षण द्वारा नहीं ढूंढा जा सकता तो ऐसे छिपाव को भी कपट ही माना जाएगा। तो इस प्रकार दूसरा, तथ्यों को सक्रिय रूप से छिपाना, अगर ऐसा, ये भी किसके अंतर्गत आता है, कार्य कपटपूर्ण हो। अब तीसरा, पूरा कार्य पूरा ना करने के उद्देश्य से कोई वचन देना। ठीक है, ए प्रोमिस नॉट इंटेंड टू बी परफॉर्म्ड। इसका मतलब ये है, यदि कोई पक्षकार अनुबंध करते समय अपने इस दायित्व को पूरा करने का उद्देश्य ही नहीं रखता है तथा वचन देता है, तो ऐसा पूरा ना करने के उद्देश्य से किया गया वचन कपट माना जाएगा। ठीक है, अब जो चौथा है वो है धोखा देने के उद्देश्य से कोई कार्य अन्य कार्य करना। धोखा देने के उद्देश्य से कोई अन्य कार्य करना, इसका मतलब ये है इंग्लिश में एनी अदर एक्ट टू डिस्यूव, यानी कपट से नित्य कई नई योजना बनाने के लिए मानव मस्तिष्क में जब नए तरीके से कपट किया जाता है। ठीक है, कपट करने के कई बहुत प्रकार से किया जाता है, नए तरीके खोजे जाते हैं। कोई भी निश्चित परिभाषा देना कठिन काम है इसमें, लेकिन कोई ऐसा काम किया जाता है जो जिसका उद्देश्य क्या है, धोखा देने का, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा, कपट माना जाएगा। सिंपल है इसमें कि कपट कोई भी ऐसा लगे जिससे सामने वाले को धोखा देना है, इंटेंशन क्या है, धोखा देने की है, तो वो कपट ही माना जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट है, जैसे कपटपूर्ण कार्य के अंतर्गत कोई भी ऐसा कार्य या भूल जो राजनियम द्वारा विशेष रूप से कपट में घोषित है। इसका मतलब ये है को डिक्लेयर्ड फ्रॉडलेंट एक्ट और ओमिशंस। इसका मतलब ये है हम राजनियम
हमारे देश में अनेक राजनीति में स्थान स्थान पर ऐसे कई कार्य या भूल जिन्हें विशेष रूप से कपट में घोषित कर रखा है। ठीक है, हमारे देश में राजनीति में, ठीक है, जिन्हें भूल या कपट घोषित कर रखा है। कोई भी ऐसा कार्य किया जाता है जो कपटपूर्ण माना जाएगा। यदि दिवालिया घोषित होने से पहले एक निश्चित समय के अंदर दिवालिया द्वारा संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है तो ये कपट में है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल इसका ये हो सकता है दिवालिया अधिनियम। तो ये दिवालिया अधिनियम भी हो सकता है। तो अगर घोषित कर रखा है तो उन्हें ये माना जाएगा। कोई भी ऐसा कार्य है भूल जो राजनियम द्वारा विशेष रूप से पहले से क्या कर रखी है, कपट में घोषित कर रखी है, तो अगर उसके अंतर्गत कोई कार्य किया जाता है, अनुमन किया जाता है, तो ये कपट में माना जाएगा। फिर नेक्स्ट है एलिमेंट्स में कपटपूर्ण कार्य का उद्देश्य धोखा देना होता है। इम्पोर्टेंट है ये। उद्देश्य क्या होना चाहिए सामने वाले को, इंटेंशन क्या होना चाहिए, इंटेंशन डिसीव और इंड्यूस। तो अब यहाँ पे कपटपूर्ण कार्य का उद्देश्य धोखा देना होता है। किसी झूठ या असत्य कथन को कपट तभी कहा जा सकता है जबकि उसका उद्देश्य दूसरे पक्षकार को जानबूझकर धोखा देना हो। किसी एक पक्षकार को अज्ञानवश या दूसरे पक्षकार की कुछ हानि हो जाती है तो उसे कपट नहीं मान सकते। अगर उसका इंटेंशन धोखा देना नहीं है तो वो कपट नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है फोर्थ, कपटपूर्ण कार्य से दूसरे पक्षकार को धोखा उससे होना चाहिए। ठीक है, टू एक्ट मस्ट हैव डिस्यूड। इसका मतलब ये है जब किसी एक पक्षकार अथवा एजेंट ने कोई ऐसा कार्य किया जिसका उद्देश्य धोखा देना रहा हो किंतु दूसरा पक्षकार को उसको धोखा नहीं हुआ हो तो कानून उसे कपट नहीं मानता। वे धोखा जिसमें किसी की धोखा नहीं हुआ, वे धोखा जिसमें किसी को धोखा नहीं हुआ है तो वे कपट नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। पक्षकार को दूसरे पक्षकार को धोखा अवश्य होना चाहिए। अगर धोखा नहीं होता है तो वो कपट नहीं माना जाएगा। अच्छा, हालांकि इंटेंशन धोखा देने का था लेकिन धोखा हुआ नहीं तो ऐसा कपट नहीं माना जाएगा। फिर नेक्स्ट है पक्षकारों के क्षतिपूर्ति, पक्षकार को क्षतिपूर्ति हो। द पार्टी मस्ट हैव सफर्ड। इसका मतलब यह है कोई भी क्षति नहीं हुई है तो उसका कपट भी नहीं हुआ माना जाता। अभी नुकसान ही नहीं हुआ तो वहाँ पे ये कपट नहीं माना जाएगा। और कपट सिद्ध करने के लिए कपट सिद्ध करने के लिए ये भी सिद्ध करना पड़ता है कि पक्षकार को क्या कोई आर्थिक क्षति हुई हो या अथवा कोई ठोस या वास्तविक क्षति हुई हो। इसका मुद्रा में मापन किया जा सकता है। अतः बिना क्षति के कपट अथवा बिना कपट फ्रॉड विदाउट डैमेज या विदाउट फ्रॉड की स्थिति में कपट सिद्ध नहीं हो पाता है। ठीक है, बिना क्षति के कपट अथवा क्षति के बिना कपट, फ्रॉड विदाउट डैमेज और डैमेज विदाउट फ्रॉड की स्थिति में कपट सिद्ध नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट, सामान्य मौन रहना कपट नहीं होता है। सामान्य मौन रहना कपट नहीं होता है। जनरली साइलेंस इज नो फ्रॉड। कुछ विशेष दशाओं में छोड़कर सामान्य मौन रहना कपट नहीं माना जाता। अब ये कौन सी दशा हो सकती है रहना कपट नहीं माना जाता? तो यहाँ पे हम ये समझ सकते, ये जो टॉपिक है वो है मौन द्वारा कपट, साइलेंस एज ए फ्रॉड। अब यहाँ पे इसका अर्थ समझना है हमें कि ये कब होता है। तो मौन द्वारा कपट तथ्य संबंधी मौन जो अनुमान करने वाले पक्षकार की इच्छा को प्रभावित कर सकता है तब तक कपट नहीं माना जा सकता जब तक कि मामले की परिस्थिति के अनुसार मौन रहने वाले व्यक्ति का बोलना कर्तव्य न हो अथवा मौन रहना स्वयं बोलने के बराबर न हो। तो इस प्रकार स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि ये निश्चित हो जाता है कि सामान्य मौन रहना कपट नहीं माना जा सकता, चाहे मौन रहने के दूसरे व्यक्ति की इच्छा पर कोई प्रभाव क्यों ना पड़े। अब ये दो परिस्थितियां हैं, मौन रहना भी कपट माना जा सकता है। वह ठीक है, तो पहली है जब मामले की परिस्थिति के अनुसार मौन रहने वाले व्यक्ति का बोलना कर्तव्य ड्यूटी रहा हो।
दूसरी है जब मामले की परिस्थिति के अनुसार मौन रहना ही बोलने के बराबर हो। तो पहला वापस देखिए, पहला जब मामले की परिस्थिति के अनुसार मौन रहने वाला व्यक्ति का बोलना कर्तव्य ड्यूटी रहा हो। सेकंड है जब मामले की परिस्थिति के अनुसार मौन रहना ही बोलने के बराबर हो। जब मौन रहने वाला व्यक्ति का क्या है, जब मौन इम्पोर्टेंट है, ड्यूटी टू स्पीक, जब मौन रहने वाले व्यक्ति का बोलना कर्तव्य हो। तो अब कौन कौन सी परिस्थिति आएगी जब मौन रहने वाले व्यक्ति का बोलना कर्तव्य हो। तो यहाँ पे सबसे पहले है परम सद्विश्वास के अनुबंध। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, गुड फेथ वाले, एटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है, परम सद्विश्वास के अनुबंध। अब परम सद्विश्वास का कुछ अनुबंध परस्पर सद्विश्वास पर आधारित होते हैं। ऐसे अनुबंध में प्रत्येक पक्षकार को वे सभी बातें दूसरे पक्षकार को स्वयं को बता देनी चाहिए जो स्वयं जानते हो। ठीक है, उसे जानकारी देने की आशा। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि परम सद्विश्वास के सिद्धांत जो अनुबंध है वो गुड फेथ है, वहाँ पे दूसरे पक्षकार को सभी बातें बता देनी चाहिए जो स्वयं जानता हो। तो यहाँ पे जब मौन रहना वाला व्यक्ति का बोलना कर्तव्य है, तो पहली कंडीशन कौन है, परम सद्विश्वास के अनुबंध में। फिर इसके अलावा अब इसके अंतर्गत जैसे बीमा के अनुबंध होते हैं वहाँ पे भी सारी इन्फॉर्मेशन बता देनी चाहिए। फिर इसके अलावा अचल संपत्ति के विक्रय का, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इसके अलावा अचल संपत्ति के विक्रय, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल मूवेबल प्रॉपर्टी, इसके अलावा अलॉटमेंट ऑफ शेयर कंपनी, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। तो ये सारे क्या है, ये ऐसे हैं जो परम सद्विश्वास के अनुबंध के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे इसके अलावा गारंटी के अनुबंध, फिर इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट बाय पार्टीज हैविंग फिड्यूशियरी रिलेशंस, विश्वासित संबंधों के बीच अनुबंध, कानूनी अनिवार्यता इत्यादि, या कस्टम्स पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो है वहाँ पे क्या, जब मौन रहने वाले का बोलना कर्तव्य हो। तो ये सब इसके अंतर्गत ये परिस्थितियाँ है। यहाँ पे क्या है, जब मौन रहने वाले का कर्तव्य क्या हो, बोलना हो, यानी कि ड्यूटी टू स्पीक। अब जैसे हम देखते हैं कभी कभी ऐसा होता है, यदि देश के किसी कानून किसी अनुबंध को किसी महत्वपूर्ण तत्व को प्रकट करना अनिवार्य समझता है तो अनुबंध के पक्षकार को स्वयं तथ्य स्वयं ही अपने आप प्रकट कर देना चाहिए। ठीक है, जिसके अंतर्गत जैसे बहुत सारे जो एक्ट बने हुए हैं उनमें ये बता देना चाहिए, जैसे पट्टादाता के पट्टे का लाइसेंस देते समय पट्टे के दोषों में व्यक्त दोषों के पट्टाधारी को स्पष्ट रूप से स्वयं ही प्रकट कर देना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर कपट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये सारे, इसके अलावा तथ्यों को प्रकट ना करने पर कपट, कुछ तथ्य होते हैं जहाँ पे प्रकट नहीं किया जाता तो वहाँ पे भी माना जाता। तो यहाँ पे ये स्थितियाँ आ सकती है जो जब मौन रहने वाला व्यक्ति, जब मौन रहने वाले का बोलना कर्तव्य हो। दूसरी परिस्थिति हो सकती है जब मौन रहना बोलने के बराबर हो। तो यहाँ पे यदि परिस्थिति ऐसी है जिसमें ये समझा जाता है कि मौन रहना स्वयं बोलने के बराबर है और उससे दूसरे पक्षकार को धोखा हो जाता है, तो ऐसा मौन ही कपट माना जाएगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, जब मौन रहना बोलने के बराबर हो। तो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच, इसको आप हम एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। ए बी को ये कहता है कि यदि आप इसके विपरीत कुछ ना कहोगे तो मैं समझूंगा कि जो है बकरी ये वो अस्वस्थ है। यदि ये बाद में ज्ञात होता है कि बकरी अस्वस्थ थी तो जो पहले वाला है वो मौन द्वारा कपट का दोषी माना जा सकता है। अतः अनुबंध को व्यर्थ समझने का अधिकार होगा भी को।
तो यहाँ पे मौन रहना बोलने के बराबर हो, तो ऐसा परिस्थिति ऐसी है जैसे समझा कि मौन रहना स्वयं बोलने के बराबर है और दूसरे पक्षकार, ठीक है, धोखा हो जाता है तो ऐसा मौन भी कपट माना जाएगा। अब यहाँ पे कपट के, लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखना है, मौन द्वारा कपट की दशा में यदि पीड़ित पक्षकार के पास ऐसे साधन या अवसर मौजूद है जिनका उपयोग करके वे तथ्यों की सत्यता का पता लगा सकता तो कपट नहीं माना जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यदि मौन द्वारा कपट की दशा में यदि पीड़ित पक्षकार के पास ऐसे साधन या अवसर उपलब्ध है जिसका उपयोग करके वे तथ्यों की सत्यता का पता लगा सकता है तो कपट नहीं माना जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट इसमें बात है। अब कपट के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ थॉट्स, तो कपट के प्रभाव अनुबंध व्यर्थनीय, ठीक है, जब किसी पक्षकार की सहमति कपट के आधार पर प्राप्त होती है तो ऐसे पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर अनुबंध व्यर्थनीय हो जाता है। इसका मतलब ये है जिस व्यक्ति की सहमति कपट के आधार पर प्राप्त हुई है उसे ये अधिकार है कि वे चाहे तो अनुबंध को वैध समझ सकता है और वे चाहे तो अनुबंध को व्यर्थ भी घोषित कर सकता है। दूसरा इसका प्रभाव ये हो सकता है अनुबंध के निष्पादन के लिए दबाव डालना, ठीक है। दूसरा इसका ये हो सकता है कि अनुबंध के लिए, ठीक है, दबाव डालना, कपट के आधार पर अनुबंध को पूरा करने के लिए पीड़ित पक्षकार दूसरे पक्षकार पर दबाव डाल सकता है। फिर तीसरा हो सकता है इसका ये हो सकता है प्रभाव कि प्रतिस्थापना का अधिकार, रेस्ट्रिक्शन। इसका मतलब यह है कि कपट के आधार पर जब अनुबंध को निरस्त कर दिया जाता है तो दोनों पक्षकारों को प्रतिस्थापना यानी रेस्ट्रिक्शंस का अधिकार है। दोनों पक्षकारों के अनुबंध के अंतर्गत जो वस्तु धनराशि दी है या प्राप्त की है तो उन्हें एक दूसरे को पुनः लौटानी होगी। तो ठीक है, तो सबसे पहले हुआ अनुबंध व्यर्थनीय, कॉन्ट्रैक्ट वोइडेबल। दूसरा अनुबंध के लिए निष्पादन के लिए दबाव डालना। फिर तीसरा रेस्ट्रिक्शन। फिर लास्ट है क्लेम फॉर डैमेज, हमारा क्षतिपूर्ति। यदि किसी पक्षकार के साथ कपट किया गया है तो कपटपूर्ण अनुबंध से कोई हानि की पूर्ति की मांग भी कर सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर कानून द्वारा बाध्य करके अपनी क्षतिपूर्ति भी प्राप्त कर सकता है यानी क्लेम कर सकता है। तो इस प्रकार ये कपट का यहाँ पे जो टॉपिक है वो पूरा होता है। कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मिथ्यावंडन। थैंक यू।